हेलो स्टूडेंट्स, हम BA-BSc सेकेंड ईयर की एडवांस कैलकुलस की बुक का 8th चैप्टर कर रहे थे। अब हम पिछले लेक्चर में हमने किया था फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स और उस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स किए थे। आज हम आगे का देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। अब ये कुछ थ्योरम्स हैं, इसके आप प्रूफ एक बार खुद देख लेना। मेन हमारे जो हैं रिजल्ट यूज़ होंगे, पर एक बार प्रूफ आप लोग देख लेना। रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन इज दैट द कर्वेचर k इज इक्वल्स टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। कि कोई भी कर्व आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, इसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कर्वेचर उसका कर्व के सारे पॉइंट्स पे 0 हो जाए। कर्वेचर क्या होता है हमारा कि कितनी बेंडिंग है किसी कर्व में। अगर वो बेंडिंग ही 0 हो गई है कर्व के हर एक पॉइंट पे, इट मीन्स कि कर्वेचर के आपकी वो जो कर्व है, कर्व क्या है, अगर बेंडिंग ही नहीं है इसमें, इट मीन्स वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अगर किसी भी कर्व के सारे पॉइंट्स पे कर्वेचर 0 आ रहा है तो इट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कर्वेचर 0 आएगा। दोनों तरफ से है ये। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ गिवन कर्व टू बी अ प्लेन कर्व इज दैट टाउ इज इक्वल्स टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। कि कोई भी कर्व प्लेन कर्व होगी, अगर प्लेन कर्व है तो इट मीन्स टाउ 0 है, और अगर टाउ 0 है तो इट मीन्स वो कर्व कैसी है, प्लेन कर्व है। टाउ का सिंबल हमारे पास किस लिए था, टॉर्सन के लिए था ना। तो टॉर्सन अगर किसी भी कर्व का सारे पॉइंट्स पे 0 है तो इट मीन्स कर्व आपकी प्लेन कर्व है, और अगर प्लेन कर्व है तो टॉर्सन उसका 0 ज़रूर होगा सारे पॉइंट्स पे। नेक्स्ट है हमारे पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी अ प्लेन कर्व इज आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। मीन्स प्लेन कर्व प्रूव करने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। या तो उसका टॉर्सन 0 के इक्वल शो कर दो, या फिर ये रिजल्ट मुझे लग रहा है ज़्यादा इजी रहेगा, ये याद रख लेना। बाकी देखते हैं एग्जाम्पल्स में कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इन्हीं रिजल्ट्स पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास है, फॉर द कर्व x इज इक्वल्स टू 4a cos क्यूब टी, y इज इक्वल्स टू 4a sin क्यूब टी, z इज इक्वल्स टू 3c cos 2t, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। सबसे पहले हमें वन बाय वन चलेंगे। पहले हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, प्रिंसिपल नॉर्मल की। अब प्रिंसिपल नॉर्मल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस, मान लो ए बी सी पॉइंट पे हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी आती है ना, x माइनस ए बाय डायरेक्शन रेशो, x वाला कंपोनेंट डायरेक्शन रेशो का, इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी बाय डायरेक्शन रेशो का y वाला कंपोनेंट, इज इक्वल्स टू z माइनस सी बाय डायरेक्शन रेशो का z वाला कंपोनेंट। इट मीन्स अगर आप ये पॉइंट तो आपके पास ये आ गया जनरल पॉइंट। अब मेन काम आपका सारा क्या रहेगा, इस डायरेक्शन रेशो के कंपोनेंट को निकालना प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए। अब आपको अगर याद हो, कल ही मैंने 2-3 रिजल्ट बताए थे कि डायरेक्शन रेशो प्रिंसिपल नॉर्मल की, बाय नॉर्मल की क्या क्या होती है। अब ये वही रिजल्ट एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आए थे, ये देखो बताए थे ना कल कि डायरेक्शन रेशो अगर बाय नॉर्मल की है तो वो क्या होती है, वाई डॉट जेड डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट जेड डॉट, ये आपका एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का, ये जेड का। हमें किसकी चाहिए, प्रिंसिपल नॉर्मल की चाहिए। प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो क्या होती है हमारे पास, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश। आर हमारे पास हम लेके चलते हैं ना एक्स वाई जेड के पेयर की फॉर्म में, कर्व को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको आर डबल डैश निकालना पड़ेगा इसके लिए, तभी हमारा एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश आएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो का कंपोनेंट प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा, ये वाई एक्सिस के, ये जेड एक्सिस के। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस एग्जाम्पल पे ही। एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया मैंने, देखते हैं। हाँ, ये देखो, अब ये कर्व की इक्वेशन है ना, इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4a cos क्यूब टी, 4a sin क्यूब टी और 3c cos 2t। आर डैश को हम किससे डिनोट करते हैं, टी कैप से। ठीक है, टी कैप मीन्स आर डैश, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। इसका क्या हो जाएगा, 12a
कॉस स्क्वायर टी और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव 12a साइन स्क्वायर टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। इसका क्या आ जाएगा माइनस 3c साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव 2, मतलब माइनस 6c साइन 2t, और साथ में t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, s के रिस्पेक्ट में, dt बाय ds। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं वो कॉमन ले लो। हर एक में क्या दिखाई दे, इस साइन 2t को लिख सकते हो 2 साइन t cos t, लिख सकते हैं ना 2 साइन t cos t। अब हर एक जगह हमें साइन t cos t दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो। और क्या, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, 12 भी ले लो कॉमन। हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, हम 12 साइन टी कॉस टी कॉमन लेके माइनस ए कॉस टी, ए साइन टी माइनस सी, और ये साथ में डी टी बाय डी एस। अब मेरा काम क्या रहेगा, इस डी टी बाई डी एस को निकालूंगी तब मेरा इजी हो जाएगा काम, मेरा आर डैश आ जाएगा, फिर वहाँ से मैं आर डबल डैश निकाल सकती हूँ। अब टी कैप की मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ, अगर ये टी कैप के इक्वल है तो टी कैप की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ये पूरे स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं और स्क्वायर रूट कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, इसका किया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसका प्लस सी स्क्वायर, इसका डी टी बाई डी एस का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी वो 1 बन जाएगा, इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये 12 का स्क्वायर बना हुआ तो ये 12 साइन टी कॉस टी, और ये डी टी बाई डी एस, और ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो डी टी बाई डी एस की वैल्यू चाहिए ना मेन हमें, तो डी टी डी एस बाई डी टी को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी टी बाई डी एस हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 के, अच्छा हाँ ये चीज़ भी बतानी थी कि टी कैप है ना, टी कैप हमारा कैसा होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो 1। अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही तो ले रहे हैं, तो इट मीन्स टी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है 1 है, तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू पुट की है। तो डी टी बाई डी एस यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के डिवाइड में चला जाएगा सारा ये, 1/12 साइन टी कॉस टी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आर डैश मेरे पास आ गया, इस डी टी बाई डी एस की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये आपका क्या चल रहा था, आर डैश ही चल रहा था ना, आर डैश बन जाएगा हमारा डी टी बाई डी एस की वैल्यू पुट कर दी, ये 12 साइन टी कॉस टी से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा ये माइनस ए कॉस टी ए साइन टी माइनस सी डिवाइड बाई ए रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या, डायरेक्शन रेशियो, तो मेरे आर डबल डैश के 3 कंपोनेंट है, आर डैश अगर इसके इक्वल है तो आर डबल डैश, एक बार इसका फिर से टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, माइनस ए कॉस टी का ए साइन टी का ए कॉस टी, और सी का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है 0, और साथ में फिर से टी का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एस। डी टी बाई डी एस अभी निकाला, वापस से वैल्यू पुट कर दो इसकी, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जब मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1/12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 बाय साइन टी कॉस टी, और इधर से ये 3 कंपोनेंट अंदर लेके चले जाओ इसको, साइन टी कॉस टी को, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंड, सीकेंड टी आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाय साइन कितना होता है कोसिकेंड, और ये 0। ठीक है, अब हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर आर डबल डैश के पैरेलल होता है, इट मीन्स आर डबल डैश के जो भी डायरेक्शन रेशो होंगी वही प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो होंगी। डायरेक्शन रेशो आर डबल डैश की क्या है हमारे पास, यही 3 कंपोनेंट है, ए सीकेंड टी बाय 12 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और सेकंड कंपोनेंट है ए कोसिकेंड टी बाय 12 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड है 0। अब मेरे पास डायरेक्शन रेशियो आ गई है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में निकाल सकती हूँ। पॉइंट मेरे पास जनरल पॉइंट क्या है, यही कर्व वाला पॉइंट ले सकती हूँ, एक्स माइनस एक्स का कंपोनेंट डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो में इसका कंपोनेंट, हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक बार तो लगेगा कि ये टर्म कहाँ गई, एक बार बेशक आप इसको ऐसे लिख लो, ए सीकेंड टी बाय 12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए कोसिकेंड टी बाय 12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो सकती, तीनों जगह ही तो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमारे पास बच के क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अगर आपको वो डायरेक्शन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट याद है तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट नहीं, मतलब कि थोड़ी सी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कि माइंड में सोचो तो 2 मिनट का है, अदरवाइज करने में तो 5 मिनट का तो है ये काम। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की हमने पढ़ी हुई है इक्वेशन, क्या होती है, आर वेक्टर
आर माइनस आर और ये आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर और ये आर डबल डैश, इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। आर के कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ऐसे ही स्मॉल आर के क्या होते हैं, स्मॉल एक्स आई प्लस स्मॉल वाई जे प्लस स्मॉल जेड के। तो ये हमारे आर माइनस आर के हो गए, आर डैश के ये बन जाएंगे, आर डबल डैश के ये। सारी चीज़ें हमने आर डैश आर डबल डैश सब कुछ निकाल रखा है, इसमें पुट करो, आपके पास यहाँ से आ जाएगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। स्टार्टिंग से ही हमारी चल रही है तो। अब थर्ड में देखो हमें क्या निकालना है, कर्वेचर। कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते थे, के से। और अगर आपको याद हो, आपको वो रिलेशन याद रहना चाहिए, वो सीरेट वाला कोई क्या था हमारा फॉर्मूला, जो भी नाम था उसका, सीरेट फ्रेनेट। एक बार ये देखो, ये मैट्रिक्स याद, ये सीरेट फ्रेनेट फॉर्मूला, ये मैट्रिक्स अगर याद है तो आपको हो जाएगा। एन कैप के इज इक्वल्स टू टी डैश के इक्वल है। अब के का रिलेशन मेरा इसी की हेल्प से निकल सकता है ना, क्योंकि टी कैप मेरे पास प्रेजेंट है, उसमें टी डैश निकाल सकती हूँ, फिर वहाँ से सिंप्लीफाई करके मेरे पास के की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। रिलेशन बस वो हमें याद रखना है, टी कैप डैश इज इक्वल्स टू एन कैप के आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमारे पास टी कैप अभी हमने निकाला है, टी कैप हमारा आर डैश के इक्वल था, इसके इक्वल है। टी कैप डैश भी हमने निकाला, टी कैप डैश मीन्स आर डबल डैश है, ये हमने निकाला, इसके इक्वल है। सीधा हमने ये यही की यही वैल्यू यहाँ जाके पुट कर दी। टी कैप डैश आ गया मेरे पास, टी कैप डैश किसके इक्वल है, अभी मैंने लिखा है एन कैप के इक्वल, तो इसकी वैल्यू डाल दी एन कैप के, ये इसके इक्वल आ गया। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, इधर भी मैग्नीट्यूड ले ली, इधर भी मैग्नीट्यूड ले ली, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, और ये स्क्वायर और सम हो जाएगा इसका। ऐसे ही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, यही किया हुआ हमने, 0 का स्क्वायर 0 ऐड कर दिया इनको। अब दो वेक्टर भी क्या, के तो एक तरह से कांस्टेंट है, ये स्केलर ही है, स्केलर बाहर आ सकता है मैग्नीट्यूड से, इसको कैसे लिख पाएंगे हम, के और एन कैप की मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू दिस। और एन कैप हमारे पास क्या है, कैप का मीनिंग ही, कैप ही डिनोट करता है कि वो वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। तो इट मीन्स एन कैप की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी के की। ठीक है, तो के की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई इन्होंने कर लिया, जो भी कॉमन आ सकता था कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास कर्वेचर आ गया। आपको नोटेशन याद रखनी चाहिए कि कर्वेचर की क्या है, टॉर्सन की क्या है, और वो सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व दिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स फिर से आपको के ही निकालना है, उसी रिलेशन से निकालोगे। के एन कैप के किसके इक्वल है, टी कैप डैश के इक्वल। टी कैप हमारा किसके इक्वल चलता है, आर डैश के इक्वल। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, टी डैश निकालना है, इट मीन्स आपको आर डबल डैश निकालना है। ठीक है, आर अगर मेरा इसके इक्वल है, आई जे के कंपोनेंट इन्होंने लगा दिए हैं, एक ही बात है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हो इसको, आर वेक्टर आप मान सकते हो कि क्या है, 3a cos 2 थीटा कोमा 4c साइन क्यूब थीटा कोमा 4c cos क्यूब थीटा। ठीक है, चाहे आप कोमा कोमा लगा के कर लो या आई जे के से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। किस पे निकालना है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, थीटा इज इक्वल्स टू π/4 पे। एंड में जो भी आंसर आए वहाँ पे थीटा को π/4 पुट कर देंगे। आर अब देखो मेरे पास इसके इक्वल है, आर डैश मीन्स टी कैप किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, पिछले में टी के रिस्पेक्ट में था, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में। कोस का माइनस साइन और साथ में एंगल का चलेगा, यहाँ साइन क्यूब का पहले 3 आगे आ गया, फिर साइन स्क्वायर बन गया, ये साइन का कॉस आ गया। ये इस तरह से डेरिवेटिव, मुझे नहीं लगता मैं एक स्टेप कराने की ज़रूरत है, सिंपल बिल्कुल +2 वाला ये एक तरह से आपका डेरिवेटिव। फिर साथ में जैसे वहाँ टी का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में गया था, अब यहाँ थीटा का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में जाएगा, क्योंकि वैरी कौन कर रहा, थीटा कर रहा है, वहाँ टी कर रहा था। तो यहाँ तक आपका आ जाएगा जो भी कॉमन आता है। अब जैसे वहाँ पे किया था, स्क्वायरिंग ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड ले लेना दोनों तरफ। वहाँ पे भी तो इन्होंने मैग्नीट्यूड ली थी ना, टी की मैग्नीट्यूड ली, यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। टी क्या है, टी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर वगैरह करके सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू फाइनली ये आ जाएगी। मेन हमें डी थीटा बाई डी एस की चाहिए ना, सेम वही चल रहा है पिछला क्वेश्चन, बस वहाँ पे थीटा की जगह टी चल रहा था,
सारा सेम, वहाँ पे भी 12 sin t cos t आया था अगर आपको याद हो। ये देखो सेम यही तो चल रहा है हमारा, बस यहाँ t है वहाँ थीटा है। डी थीटा बाई डी एस चाहिए ना, तो वो क्या आ जाएगा 1/12 sin थीटा cos थीटा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, टी कैप हमारा आ गया, वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें। अब मुझे क्या चाहिए, मेन काम मेरा क्या है, टी डैश निकालना है। टी डैश मीन्स आर डबल डैश, टी आ गया तो टी डैश निकाल सकते हैं। डी थीटा बाई डी एस की वापस से यही वैल्यू पुट कर दो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब मेरे पास ये टी डैश, ये देखो टी डैश इसके इक्वल आ गया ना। टी डैश का अभी मैंने पढ़ा है रिलेशन, टी डैश एन कैप, एक मिनट, टी डैश मेरा किसके इक्वल है, एन कैप के इक्वल। मेनली मुझे करना क्या है, के ही निकालना है। टी डैश की ये इसकी जगह, इस टी डैश की जगह मैं एन कैप इंटू के पुट कर सकती हूँ, एन कैप इंटू के कर दिया। अब दोनों तरफ फिर से मैग्नीट्यूड ले लो जैसे पिछले में किया था, या स्क्वायरिंग करनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे आप चला सकते हो। अदरवाइज वो स्क्वायरिंग वाली चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले लेना, एन कैप की मैग्नीट्यूड 1 है, के हमारा एक तरह से स्केलर होता है, के सीधा बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ गया आपका, यहाँ तक आ जाएगा। थीटा को एंड में इन्होंने क्या कहा था पुट करने के लिए, π/4 पुट कर दो। पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे कर लेना बिल्कुल, स्क्वायरिंग वाली चीज़ क्योंकि आपके दिमाग में आएगी ना, वो मैग्नीट्यूड वाली चीज़ तो फिर भी आपके दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाली चीज़ ही याद रखना है। यहाँ पे भी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, और यहाँ टी डैश वाली, टी वाली जगह भी दोनों जगह मैग्नीट्यूड ले लेना। तो ये तो था आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही करेंगे हम, काफ़ी बस ये लास्ट एक्सरसाइज ही चल रही है हमारी, 10-12 एग्जाम्पल ही हैं। ये लगा लो कि आपके 4 से 5 लेक्चर अभी और लगेंगे, और आपका जितना मैंने इस बुक में करवाना था वो काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आपका ही प्रैक्टिस का काम बच जाएगा, आराम से प्रैक्टिस करते रहें। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।